हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। देखिए, सबसे पहली आज की जो न्यूज़ है वो है कि सुप्रीम कोर्ट रिफर्स इलेक्टोरल बॉन्ड केस टू 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो पहले देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड और ये सब क्या होता है मैंने कुछ दिन पहले कवर किया है, बट अभी लास्ट में उसको रिवाइज कर लेंगे। पर अभी यहाँ पे मामला क्या है वो देख लेते हैं। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर आया था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को बैठा दिया है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड अपने आप में ना क्रिटिसिज्म क्यों होता है, अगर आपने सेशन देखा होगा आज से एक वीक में ही किया है तो आपको पता होगा। अभी मैं लास्ट में रिवाइज कराऊंगा तो वहां से आपको नहीं पता है तो ये आपके कंटेक्स्ट सारा समझ जाएंगे। दूसरा कि अभी एक न्यूज़ थी कि 26 वीक्स की प्रेगनेंसी को एक महिला जो है वो टर्मिनेट कराना चाहती थी। अब उसमें ये मामला आया था कि देखो, हमारे देश में जो MTP एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021, वो यहाँ पे जो क्राइटेरिया देता है वो ये देता है कि 20 वीक्स में कर सकते हैं। 20 से 24 वीक्स के अंदर अगर आप 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की परमिशन ले लें तो कर लें। 24 वीक्स के बाद ना जो तभी हो सकता है जब फीटल एबनॉर्मलिटीज हो, मतलब वोम्ब में जो बच्चा है उसको कोई दिक्कत हो, तभी आप इस तरीके की चीज़ों को कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे 26 वीक्स प्लस चीज़ें हो चुकी थी और इस वजह से ये प्रेगनेंसी को फाइनली जो है ना वो मना कर दिया है। अप्रॉक्सीमेटली 27 वीक्स प्रेगनेंसी हो चुकी थी। वैसे एक चीज़ और है कि हमारे देश में ना कुछ ऐसा कानून भी आना चाहिए जो सिर्फ इस पर्टिकुलर ऐसी कोर्ट्स बननी चाहिए जो सिर्फ इनसे मतलब रिलेटेड हो। क्योंकि आप सोचो कि यार कोर्ट में डेट्स वेट्स बहुत मिलती हैं और इस वजह से टाइम भी तो निकलता रहता है वुमेंस का। तब जैसे 27 वीक्स हो गया, बट जब ये केस स्टार्ट हुआ था 26 वीक्स था। उससे पहले जब स्टार्ट हुआ होगा तो 24 23 कुछ ऐसा रहा होगा। तो ये वाली जो चीज़ है ना, इस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप केस की बात करें तो नाम देखो प्रिवेसी की वजह से किसी भी वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। तो और इससे पहले भी एक वर्डिक्ट दिया गया था जस्टिस सीमा कोहली एंड जस्टिस BV नगरत्ना के द्वारा, दोनों में डिसीजन जो है वो स्प्लिट हो गया था। और उसके बाद आपकी जो है 3 जजेस की बेंच ने यहाँ पे डिसीजन दिया है, जिसमें आपके DY चंद्रचूड़ साहब हैं, जस्टिस JB पर्डीवाला साहब हैं, जस्टिस मनोज मिश्रा साहब हैं। ठीक है। इसके बाद फ्लॉगिंग हुई थी गुजरात में लास्ट ईयर पुलिस के द्वारा। फ्लॉगिंग को कहा जाता है डंडा से मारना। तो इस तरीके की एक्टिविटी गुजरात में करी गई थी, जिसके बाद पुलिस पे काफ़ी सारे आरोप लगे हुए थे, कोर्ट में मामला चल रहा था। तो अभी पुलिस मैंस जिनके 5 लोग इसमें जो आरोपी थे उन्होंने कंपनसेट करने की बात की थी, जिनके साथ ये फ्लॉग्ड हुआ था, फ्लॉगिंग हुई थी। तो एक वर्ड भी है आपके वोकेबलरी के लिए, फ्लॉगिंग का मतलब होता है डंडे से मारना पब्लिकली। तो ये जब चीज़ करी गई थी तो इस वजह से कंपनसेशन लेने को 5 मुस्लिम मैन ने मना कर दिया, जिनके ऊपर ये चीज़ करी गई थी। अब देखते हैं कोर्ट इस पर क्या डिसीजन लेता है। यहाँ पे कोलोजियम से रिलेटेड आर्टिकल है, काफ़ी सारे नाम जो हैं वो पेंडिंग हैं अभी, जो हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं करी है, ट्रांसफ़र नहीं किए हैं, तो उसी की वजह से ये आर्टिकल आया है। कोलोजियम अभी मैं लास्ट में आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा। इक्वाडोर के यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट बने हैं डेनियल नोबा। तो ये एक शॉर्ट न्यूज़ है, ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस जो ओलंपिक्स LA में होने वाले हैं 2028 के अंदर, उसमें क्रिकेट को इंक्लूड कर लिया गया है ओलंपिक के अंदर, जो कि हमारे देश के लिए और क्रिकेट लवर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब बाकी कंट्रीज भी वर्ल्ड की क्रिकेट के ऊपर ध्यान देंगी। देखो, हम वर्ल्ड कप करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वर्ल्ड कप में क्रिकेट के अंदर 6 या 7 टीमें ही हैं जो ठीक ठाक क्रिकेट खेलती हैं, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। वैसे ही आप फुटबॉल देखो, 50 60 70 टीमों के बीच में मैचेस होता है, वो भी तगड़ा मैच होता है, तब जाके कोई टीम फाइनलाइज होती है। तो अगर क्रिकेट अब ओलंपिक में आया है तो बाकी सारे कंट्रीज भी इस पर ध्यान देंगे, जो कि एक क्रिकेट के लिए भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कोलोजियम सिस्टम के अंदर सरकार का भी एक मत होना चाहिए, मतलब सरकार का भी कोई ना कोई रोल होना चाहिए। अभी कोलोजियम सिस्टम कैसे वर्क करता है देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज प्लस अदर जो 4 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस अदर 4 सीनियर जजेस का मिलके जो है वो कोलेजियम सिस्टम बनता है। ठीक है, इनके द्वारा सरकार को नाम रिकमेंड किया जाता है और सरकार को इनके नाम रिकमेंडेशन को आगे प्रेसिडेंट के थ्रू अप्रूवल के बाद अपॉइंट करना होता है। यहां पे सरकार चाहे तो एक बार ये कह सकती है कि भाई कोई नाम उन्हें पसंद नहीं आया है, तो वो कोलेजियम सिस्टम को बोलेगी कि आप इसको रिकंसीडर करिए। बट अगर कोलेजियम सिस्टम ने फिर से उस नाम को आगे फॉरवर्ड कर दिया, तब सरकार कुछ नहीं कर सकती है, उनको उस नाम के साथ आगे बढ़ना होगा। तो फिलहाल कोलेजियम सिस्टम ये है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस मैटर पे क्या कहता है, तो देखिए आर्टिकल 124 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहीं ना कहीं इस बात को बताता है, सुप्रीम कोर्ट से डील करता है। तो चलिए इसको भी देखते हैं, एक बार मैं आप लोगों की स्क्रीन सही कर दूं। हाँ ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आर्टिकल 124 को मैं रीड कर देता हूं, आपको उसी से चीजें क्लियर हो जाएंगी।
देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स अ लार्जर नंबर ऑफ मोर देन 7 अदर जजेस। तो ये देखो क्यों 7 लिखा हुआ है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था ना, तब बेंच की स्ट्रेंथ ये होती थी। आज की डेट में कितनी है कमेंट सेक्शन में बताओ। दूसरा यहां पे ये लिखा हुआ है कि एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर। यहां पे ये वर्ड बहुत बड़ा है, कंसल्टेशन, और ये वर्ड अभी आगे आपको समझ में आएगा कि क्यों इतना बड़ा है। यहां पे कहने का मतलब ये है कि भाई प्रेसिडेंट को कंसल्टेशन के साथ अपॉइंटमेंट करनी है, ये बात लिखी हुई है। बट इस कंसल्टेशन वर्ड को ना बहुत अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेट किया गया है। अब इसी को लेके सारा बवाल है। यहां पे कुछ लोग कहते हैं कि जो कंसल्टेशन का मतलब है वो सिर्फ ये है कि भाई आपको पूछना है, बट आप बाध्य नहीं हो जाते हो, प्रेसिडेंट बाध्य नहीं हो जाता है, गवर्नमेंट बाध्य नहीं हो जाती है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिकमेंडेशन से। वहीं कुछ लोग कहते हैं कंसल्टेशन का मतलब है कि भाई वो जो कह रहे हैं वही सुनना है। अब इस मैटर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो 1950 जब से हमारा देश आजाद हुआ था, तब से हो क्या रहा था? तब से ये हो रहा था कि भाई सरकार जो है वो आपकी पूछती कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, और कुछ नाम जो आते वो सुनती, लेकिन सरकार को जो फाइनली नाम सही लगते वो उन नाम को अपॉइंट कर देती। इसके बाद 1981 में फर्स्ट जज केस आया। क्या नाम आया? फर्स्ट जज केस। इस केस का नाम है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, फर्स्ट जज केस आया जिसका नाम है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1981 का ये केस था। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कंसल्टेशन वर्ड है ना आर्टिकल 124 में, इसका मीनिंग बस पूछना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट बाइंड हो जाती है। फिर देखिए क्या हुआ, 1993 में सेकंड जज केस आया जिसका दूसरा नाम था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1993 केस। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक नया कहानी लेके आती है या नई स्टोरी क्रिएट होती है। कहानी इन द सेंस कि एक नई चीज आती है, एक नई थ्योरी आती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कंसल्टेशन का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी वो आपको इनडायरेक्टली मानना पड़ेगा। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, CGI +3 था या 2 था, ये चेक कर लेना। आई थिंक 2 था। CGI +2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो जो नाम रिकमेंड करेंगे वो नाम कहीं ना कहीं बाइंड हो जाएंगे गवर्नमेंट पे, और गवर्नमेंट को उन नाम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिर देखिए क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने 1998 में आपकी कोर्ट से फिर से रिकमेंडेशन मांगी, पूछा कि भाई क्या आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है। तो थर्ड जज केस के अंदर जो है यहां पे आया कि CGI +4 अदर सीनियर जज। मैंने क्या बोला, यहां पे CGI +2 था या 3 था, चेक कर लेना, वैसे 99% 2 था। फिर 1998 में यहां पे बोला गया CGI +4 अदर जज जो हैं, ये जो नाम रिकमेंड करेंगे वो नाम गवर्नमेंट पे बाइंड हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 2015 में क्या होता है, बीजेपी सरकार सत्ता में आती है, पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है, और वो लोग ये सोचते हैं कि चलो ये सही समय है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट की जो काइंड ऑफ एक कह सकते हो कि कोलिजियम सिस्टम की आपस में ही डिसाइड हो जाता है कि कौन जज बनेगा क्या बनेगा, इसको खत्म करते हैं और स्थापना करी जाती है किसकी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, NJAC की स्थापना होती है। अब NJAC कैसे आती है, इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके बाद NJAC की स्थापना करी गई थी। पर जैसे ही NJAC आया था, फोर्थ जज केस के अंदर जो 2015 में ही था, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, NJAC को स्ट्रक डाउन कर दिया था। देखो NJAC भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो NJAC क्या है ये मैंने आपको बताया। थोड़ा सा पहले NJAC के बारे में जान लेते हैं, फिर वापस से आ जाएंगे टॉपिक के ऊपर। कंपोजिशन ऑफ NJAC, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, ये कहा गया था। 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो का मतलब चाहे वो कोई भी हो, ये फिक्स रहेगी ये पोस्ट। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है कि बंदे के नाम से मतलब नहीं है, वो पोस्ट से जो भी वो 2 सीनियर जज होंगे वो वहां पे आ जाएंगे। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। फिर यहां पे
2 eminent person from civil society to be nominated by a committee consisting of the Chief Justice of India, Prime Minister of India and the leader of opposition in the Lok Sabha. One of the eminent person to be nominated from SC, ST, OBC minorities and women. तो ये NJAC की स्थापना करने की बात करी थी, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में स्ट्रक डाउन कर दिया। उन्होंने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब ना हमारी इंडिपेंडेंस है और आप जो है उसके ऊपर इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। तो ये चीज हमने समझी। अभी देखो प्रेजेंट में क्या मैटर है। प्रेजेंट में देखो मैटर, मैंने आपको बताया कि हमारे लॉ मिनिस्टर ने लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई गवर्नमेंट का भी इसमें कुछ से होना चाहिए, जो भी जजेस आप सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर रहे हो। सिर्फ यही नहीं है, देखो और भी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अभी ना कोलेजियम सिस्टम ने गवर्नमेंट को कुछ नाम भेजे हुए हैं जो उनको अपॉइंट करने हैं, और यहां तक चल रहा है कि हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे अगर आप इन नाम को आगे नहीं बढ़ाओगे। देखो मैंने क्या बताया था, कोलेजियम सिस्टम अगर कोई नाम सरकार के पास भेज देती, सरकार के पास क्या ऑप्शन है, आप आपस से रिकंसीडर कर लो कोलेजियम सिस्टम। बट अगर कोलेजियम सिस्टम उस नाम को रिकंसीडर करके भी वही नाम भेज देती है तो सरकार को उन बंदों को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। सरकार यहाँ पे बहुत सारी सरकार, ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी गवर्नमेंट ये कर रही है, पहले की भी गवर्नमेंट ये करती थी कि जब उनको कोई नाम सही नहीं लगते थे तो वो प्रोसेस को डिले कर देती थी, अपॉइंटमेंट ही नहीं करती थी, तब तक वो सामने वाले बंदे रिटायर भी हो जाते थे बहुत सारे। तो यहाँ पे सरकार को अभी डांट भी पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट की कि आप नाम के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो। तो ये 2-3 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से अभी ये बहुत न्यूज में है, और द हिंदू ने इसको कवर नहीं किया था लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में डिटेल में कवर था, तो आज हमने इसको देखा। अब आप ये बोलोगे कि सर आप ये कह रहे हो कोलेजियम सिस्टम को चेंज कर दिया जाए, बट इसको क्यों कर दिया जाए? कल को सरकार इंटरफेयर करेगी तो फिर वो उनकी मनमानी से आएगा, फिर जजेस तो उनकी मनमानी से चलेंगे। तो देखो ये बात नहीं है कि सरकार को इंडिपेंडेंस दे दी जाए जजेस बनाने के लिए, लेकिन ये जरूरी है कि गवर्नमेंट कौन है, वो जनता की रिप्रेजेंटेटिव है, उनका भी उसमें से होना चाहिए। आप ऐसी बहुत बार चीजें न्यूज में पढ़ोगे, इसको इस हेडिंग को पढ़ लो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 27 जजों में से 6 के पिता भी रह चुके हैं जज। ये तो पास्ट की एक न्यूज है, बहुत पुरानी। आप अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की लिस्ट खोलेंगे ना, आपको बहुत बार ऐसा देखने को मिलेगा कि या तो उनमें से जजेस के फादर जज थे, या जो बच्चे हैं उनके फादर बहुत एमिनेंट लॉयर्स थे, या बहुत बड़े बड़े लॉयर जो जज बन जाते हैं। तो ये जो चीज है ना, ये काफी क्वेश्चन में आती है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑटोक्रेटिक है, अपनी मर्जी से चल रहा है। मतलब ये तथ्य दिए जाते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि कोलेजियम सिस्टम गलत है। पहला ये बोला जाता है कि असंवैधानिक है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अनडेमोक्रेटिक है, जनता का जो रिप्रेजेंटेटिव उनका कोई सही ही नहीं है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो वो डिसाइड कर देते हैं अपने हिसाब से डिसाइड कर देते हैं। नेपोटिज्म को प्रमोट करता है, ठीक है। इस केस का नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अनदर एंड ANR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड कनेक्टेड मैटर्स। अभी देखो इस पे हम आएंगे, कंटेक्स्ट पे हम आएंगे। पहले हम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम समझते हैं, फिर इस केस के बारे में आप समझ पाओगे। देखो मैं आपको पहले ना बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ, फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ लेंगे। जैसे देखो आप ना कोई पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हो जिसका नाम है KP, ठीक है, केविन पीटरसन पार्टी। तो जो ये केविन पीटरसन पार्टी है, आपको इस पे रुपए देने हैं, क्योंकि आप इसको सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप इस पर डोनेशन करना चाहते हो। तो अब आप इंडिया में रहते हो, तो इंडिया में ना केविन पीटरसन पार्टी को कितने रुपए आप दे सकते हो, उसकी एक मतलब फिक्स क्राइटेरिया है। वो क्या है? 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप सिर्फ इसी मूल्य के पैसे दे सकते हो, चाहे वो 1000 रुपये हो, 999 नहीं दे सकते हो, 1000 दे सकते हो, 9999 भी नहीं दे सकते हो, 10,000 दे सकते हो, 1 लाख दे सकते हो, 10 लाख दे सकते हो, 1 करोड़ दे सकते हो, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो ये आपकी जो KP पार्टी है, आप इसको दे सकते हो। चलो अब आपने डिसाइड किया कि यार KP पार्टी को मैं 1000 रुपये दूंगा। अब 1000 रुपये देने के लिए आप क्या करोगे? KP पार्टी के ऑफिस में जाओगे और 1000 रुपये दे दोगे? नहीं, ये सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ का जो मतलब मेन जो गवर्नमेंट का बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप SBI में जाएंगे, आप बोलेंगे मुझे भाई KP पार्टी को पैसा देना है। मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, थोड़ा आप इसी से प्रोसेस भी समझ जाओगे। तो SBI को फिर आपने जाके जो है 1000 रुपये दिए, इसके बदले में SBI ने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। वो बॉन्ड ले जाके आपने इस पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में दे दिया। ये पॉलिटिकल पार्टी जिस दिन आपने दिया उसकी 15 दिन के अंदर ही उसको बैंक में जाना होगा, ये बॉन्ड वहाँ पे दिखाना होगा और उसके बदले में
इलेक्टोरल बॉन्ड के बदले में इस केपी पार्टी के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज क्या, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। अब इसमें एक चीज ये रहती है कि जो बंदा था ना एक्स, जिसने ये 1000 रुपये दिए हैं, इसका नाम जो है ना पब्लिक में नहीं आएगा, मतलब ये कौन है किसी को नहीं बता पड़ेगा। तो अब यही हमारे देश की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है। जैसे कि मान लो मेरा नाम है मानवेंद्र और मुझे केपी पार्टी को पैसे देने हैं, मैं गया एसबीआई में, मैंने कहा भैया मुझे 1 लाख रुपए देने हैं, मेरे 1 लाख रुपए लो, मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड दो। एसबीआई से मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड मिला, मैं वो ले जाके केपी पार्टी को दे आया। केपी पार्टी ने जाके एसबीआई में 15 दिन के अंदर ही जाना पड़ेगा केपी पार्टी के बंदों को, एसबीआई में जाके उस पैसे से कैश करा दिया। ये सिस्टम है हमारे देश में अभी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जिसको हम कहते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो किस डिनोमिनेशन में ही दिया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया सिर्फ 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। अब आप कहोगे कि सर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता क्या? तो ऐसा नहीं है, आप मल्टीपल इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस करके दे सकते हो, बट एक बार में आप 1 ही करोड़ दे सकते हो। इंडियन सिटीजन्स के द्वारा खरीदा जा सकता है या फिर कोई भी एंटिटीज स्टेबलाइज्ड इन इंडिया, इसके अलावा फॉरेन लोगों के द्वारा नहीं खरीदा जा सकता है। कैन बी बॉट इंडिविजुअली और जॉइंटली विद अदर इंडिविजुअल, वैलिड फॉर 15 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। एलिजिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, किस पॉलिटिकल पार्टी को मिल सकता है? तो देखिए, ओनली द पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 and have secured not less than 1% of votes pulled in the last general election to the House of the People or Legislative Assembly are eligible to receive electoral bonds। मतलब लास्ट जो इलेक्शन हुआ है उसमें आपका एमपी वाले इलेक्शन जो है या एमएलए वाले इलेक्शन है, जिस पे भी एप्लीकेबल हो, वो लास्ट इलेक्शन में 1% से कम वोट नहीं होने चाहिए। जैसे टोटल 100 वोट डले तो 1 वोट तो कम से कम होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, उनको मिला हुआ। तो ये क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, तभी आप इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा ले सकते हो। पार्टीज जो हैं, जो मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपना पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपना अकाउंट डिटेल देंगी कि हमें इतना इतना पैसा मिला है। बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ही किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में आया कि केपी पार्टी को मुझे पैसा देना है, केविन पीटरसन पार्टी को मुझे पैसा देना है, मैं जाके दे आया, नहीं, वो बैंक के थ्रू ही होगा। तो ये चीज़ है, और अपना पूरा हिसाब भी देना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टी को कि आपने कहाँ पैसा खर्च किया है। अब प्रेजेंट कंटेक्स्ट क्या है, देखो इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है। क्रिटिसिज्म इस स्कीम का एक पॉइंट पे ये होता है कि देखो मैंने तो चलो 1000 रुपये दिए, पर कोई बंदा है, ये केविन पीटरसन जो है, इस पार्टी में कोई बंदा है जिसका नाम है विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली ने जो है 1 करोड़ रुपए दे दिए केविन पीटरसन पार्टी को, ठीक है। अब केविन पीटरसन पार्टी सत्ता में आई, अब ये बात किसी को तो पता नहीं है ना कि विराट कोहली ने दिए हैं पैसे। ऑल्दो केपी पार्टी को पता होगा कि विराट कोहली ने दिए, लेकिन जनता तक तो बात नहीं आई ना कि विराट कोहली ने दिए हैं। अब केपी पार्टी आई सत्ता में, विराट कोहली को एक अपना कोचिंग खोलना था क्रिकेट का, और उन्होंने एक ग्राउंड मांगा, केपी पार्टी ने कहा हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं तुम्हें, समझ रहे हो। तो ये जो एक प्रॉब्लम है ना कि जो बहुत सारे लोग फंड करते हैं फिर बाद में उससे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो वो एक चिंता का विषय हो जाता है। यहाँ विराट कोहली से बिल्कुल दिल पे मत ले लेना, समझाने के लिए लिया था, बिल्कुल हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, तो वो वाली चीज़ है।